जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही है इस वक्त ईरान इसराइल जंग की। एक हफ्ते होने को है और पूरी दुनिया को इस जंग ने तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इसी असना में पाकिस्तान के सेपा सालार अमरीका के सरकारी दौरे पे हैं। वहाँ पे स्ट्रेटेजिक बातचीत और मुख्तलिफ शोबों में तावन की बातचीत जारी है। इसी हवाले से मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब ने। उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त हमारे सिपहसालार अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक मौजू पे बात हो रही है और इसके अलावा मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का भी दौरा कर रहे हैं। तो ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता में, इस हवाले से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जी बिल्कुल ऐसे देखें, जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये दौरा जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। प्रेसिडेंट ट्रंप मिलना चाह रहे थे फील्ड मार्शल साहब से, क्योंकि तो उनकी ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है कि राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। और जो इस पर तनाज़ा चल रहा है, इसमें जो रिप्यूट एक जो इज्जत अल्लाह ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हिस्से में दी है, तो उसको लेकर डायरेक्ट से मुलाकात की। और जो ईरान के मुतालिक जो है वो तफसीली डिस्कशन जो 1 घंटे पर मुहित होनी थी वो 2 घंटे पे गई, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ईरान का और वहाँ की जो कौम का एक मिजाज है उसका खुल के उनसे इजहार किया। और जब मीडिया से इंटरेक्शन भी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये ईरान को जानते हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा यही जानते हैं और इस खत्ते में अमन लाने के लिए ये अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब जहां तक आपका ये सवाल कि कितना अहम है, तो इसमें देख कोई शक नहीं है कि इंडिया को जो है वो साउथ एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा जाता था, यानी एक ऑफेंसिव डिजाइन के अंदर जिसमें ईरान और पाकिस्तान और चाइना जो है उसमें जो है उससे रिलेटेड था। लेकिन अब पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि रीजन के अंदर जितनी स्टेबलाइजेशन की एफर्ट है, चाहे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, एट द सेम टाइम बेटर रिलेशनशिप ईरान के साथ हो, तो इस चाहे ईरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, एट द सेम टाइम बैलेंस ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ भी। जी ठीक है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक रीसेट का बटन दबाए, एक रीसेट होने जा रहा है जो यूएस के इंटरेस्ट थे साउथ एशिया में, जिसमें के कलीदी किरदार इंडिया अदा करता था, अब वही किरदार पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो आता हुआ नजर आता है। और जो इंडिया और अमेरिका की एक जो आपस में एक गैर जरूरी जो एक गैर फितरी किस्म की जो रिलेशनशिप था, अब वो सही मानों में अपना उसका एंड हो गया। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपके कहने का मकसद ये कि दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में कोई नया मोड़ आने वाला है अमेरिका के साथ, और हमारा किरदार है जो खित्ते में वो बेहतर तरीके से उभर के सामने आ सकता है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से यूएस की जो उसमें क्लब में रहा है और एट द सेम टाइम हमने बेटर रिलेशंस रखे हैं चाइना के साथ और रशिया के साथ भी। तो लिहाजा माजी से जब से सीटो सेंटो में गए थे तब से अमेरिकन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन रहे हैं, लेकिन दरमियान में वो सैंक्शंस भी रही और एक इस तरह की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी रही कि जब अमेरिकन के जो है वो मफाद पूरे होते थे तो वो पाकिस्तान जो है सैंक्शंस के नीचे आता था। लेकिन अब पाकिस्तान जो इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, अब वो उस तरह की नहीं है जैसे कि 80s में 70s में या फॉर दैट मैटर इवन 90s के अंदर हुआ करती थी। अब पाकिस्तान एक जिम्मेदार रेस्ट्रेंट मुल्क के तौर पे देखा जाता है। न्यूक्लियर वेपन जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर गजरफर अली साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त हमारे सिपहसालार अमेरिका में मौजूद है, वहां पे बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से बातें हो रही हैं, हमारे सिपहसालार वहां पे थिंक टैंक का दौरा कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल पे वहाँ पे खैर मकदम किया गया है और बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम करने के बाद मुलाकातें हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इसकी कितनी अहमियत है और हमारे अमेरिका के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इससे कितने बेहतरी की तरफ जाएंगे? पहली बात तो ये है कि एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान आर्मी के और पेंटागन के हमेशा मुख्तलिफ अदवार में चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ताल्लुकात ठीक रहे हों या न रहे हों, लेकिन पाकिस्तान और पेंटागन जो है क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलके पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके बहुत मौके पे अमेरिका का साथ भी दिया है और उसके साथ साथ अमेरिकन के साथ मिलकर हमने एक बहुत बड़ी जंग जो अफगानिस्तान के अंदर
रशिया ने जब हमला किया था तो वो हमने लड़ी है। सही। और उसके बाद आपने देखा कि हम बहुत सारी इंटेलिजेंस प्रोविजन में और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, जी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दुनिया से पूरी आके पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, जिनको भर्ती अमेरिका ही करके लाया था। सही। मतलब उस वक्त उनको जो जिहादियों के तौर पर भर्ती किया था, बाद में वो क्योंकि अमेरिका का मकसद हल हो गया, तो अमेरिका का जब मकसद हल हो जाता है तो वो तो किसी को भी लात मारने से गुरेज नहीं करता, तो वो लोग जो है वो दहशतगर्द हो गए। तो पाकिस्तान ने फिर वो तमाम टारगेट जो उनके लिस्ट में थे, जो लोग उनके लिस्ट में थे, उनको पकड़ के तो अमरीकी, तो इसलिए ये वो चीजें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी और पेंटागन और अमेरिकन आर्मी और इवन टॉप लीडरशिप के बड़े क्लोज रिलेशनशिप जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो चलती रहती है। अब इसी का आपने एक रिफ्लेक्शन जो है वो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए और वहाँ उनकी मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई, जिसका जो मुबैयन जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया जनरल कुरेला ने, जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, और उनकी वो सेंटकॉम शायद होता है सेंटकॉम इलाके से डील करती है, तो सेंटकॉम की वैसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पाकिस्तान की कमांड के साथ और पाकिस्तान की आर्मी के साथ रहती है। अब कहा ही जा रहा है कि उन्होंने अब उसके लिए उन्होंने क्यों फैसिलिटेट किया, क्योंकि जहाँ ईरान और इसराइल की जंग हो रही है जिसको इसराइल ने आगाज किया था, उसका ईरान ने आगाज नहीं किया था। ईरान तो उस नेगोशिएशन फेज में जा रहा था जो अमेरिकन ने इनिशिएट किया था कि आप अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर नेगोशिएट करें। उससे पहले बाराक ओबामा के जमाने में अमेरिका ने बाराक ओबामा एंड 5 अदर कंट्री 1+5 वो एग्रीमेंट था जो ईरान ने बाराक ओबामा के साथ और उन कंट्री के साइन किया, जिसमें उन्होंने ये कदम लगा दी थी कि ईरान जो है वो वेपन ग्रेड की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन सिविल टेक्नोलॉजी ये तो हर मुल्क के जी बिल्कुल, वो तो हर मुल्क उसकी तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान, आप कैसे देखते हैं इस वक्त पाकिस्तानी सिपहसालार अमेरिका में मौजूद हैं, बहुत अहम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू जारी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये इस दौरे की क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलवी साहब। अभी ब्रिगेडियर साहब बड़ी खूबसूरती के साथ आपको आलमी मंजरनामे के बारे में बता रहे थे। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात में कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। बेसिकली ये एक नए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के एक नए दौर का आगाज है। सही। माजी में भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अमेरिकन के बहुत करीब रही है, और तमाम डिक्टेटर्स का जो टाइम था, दौर था, चाहे वो यूब खान साहब हो, ज़ियाउल हक साहब हो, परवेज मुशर्रफ साहब हो, बड़े आइडियल ताल्लुकात रहे, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया। हमेशा पाकिस्तान को डू मोर के तकाजे सुनने को मिले। ये दौरा इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस दौरे के 3 पहलू हैं, अगर हम उसको पहले डिवाइड कर लें। एक इस दौरे का दिफाई पहलू है, दूसरा सफारती पहलू है, तीसरा मुआशी पहलू है। और इस दौरे की टाइमिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें इस बात के ऊपर भी फख्र करना चाहिए कि अमरीकी सदर से मुलाकात करना ये पूरी दुनिया के लिए एजाज की बात थी। ये पहली मर्तबा है कि अमरीका का सदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलने को अपने लिए एक एजाज करार दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है अमेरिकन के रवैये में। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अब से पहले हम जनरल आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल साहब को एक सिपह सलार के तौर पर, एक कमांडो के तौर पर उनकी दिफाई सलाहियतों के मोतरफ थे, और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने इस बात को स्टैब्लिश की है। मगर ये एक हैरानकुन चीज है कि जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेटिकली आलमी इश्यूज को डील किया है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी इश्यूज को वहां पे हाईलाइट किया है, जिस तरीके से वो अमेरिका में थिंक टैंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब्दुर्रहमान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अहम है। जी बिल्कुल, ये वाकई ही मुलाकात बहुत अहम है। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, एक हफ्ता हो गया है ईरान इसराइल जंग, समझा यही जा रहा था कि एक छोटा सा एडवेंचर होगा, लेकिन एक हफ्ता क्रॉस कर गया है। क्या देखते हैं कि ईरान इसराइल जंग किस तरफ जा रही है? देखिए, इस वक्त सिचुएशन काफी इवॉल्विंग है। जो इनिशियल सरप्राइज हासिल किया था ईरान ने जब
यूएस और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत मस्कत में हो रही थी, तो एक सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चीज थी और स्पेशली उनकी लीडरशिप को हिट किया था। अब वही सरप्राइज जो है वो ईरान ने अचीव किया है। उन तमाम खदशात या उनकी जो असेसमेंट्स थी इसराइल की, वो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थी कि ईरान इस कदर भरपूर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। शायद वो भूल गया था कि ईरान का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, जो बेसिकली उनके लीडरशिप के जो रिस्ट्रिक्स या उनकी जो पुरानी यादें हैं वो पर्शियन एम्पायर से जाके मिलती हैं, और ये भी है कि वो समझते हैं कि वो रीजनल एक पावर के तौर पर मिडिल ईस्ट में जाने जाते हैं। वो पूरा देखें तो एक शिया क्रिश्चियन ममालिक जितने हैं, जिसमें कि लेबनान है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, नीचे यमन है, तो यहाँ पर तो खासा असर रसूख था। तो क्या वो इतनी सही ठीक है, बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान ने वाकई सरप्राइज दिया है और इसराइल के दांत खट्टे कर दिए हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब कैसे देखते हैं ईरान इसराइल जंग जो है ये किस तरफ जा रही है? क्या सीज फायर को इम्कानात कोई देख रहे हैं आप? असल में बात यह है कि इस वक्त अगर हम खबरों को फॉलो करें और दोनों साइड से, ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी जी, तो इसराइल भी बहुत सारे क्लेम्स कर रहा है। जैसे अभी कोई कुछ देर पहले खबर चल रही थी कि इसराइल ने तो अटैक इन द हार्ट ऑफ ईरान और हमने तमाम अपने हदफ हासिल कर लिए हैं। और ईरान जो है उसकी जहाँ पे रीच है और जो उसकी जो बमबारी के या उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की उनकी जो हमलों के इफेक्ट है वो भी बड़े मौसर नजर आ रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे जो एक सेकंड रुक के जो सोचना पड़ता है या जिस चीज की तरफ नजर दौड़ानी पड़ती है वो ये है कि इस जंग का आगाज या इस ऑफेंसिव का आगाज या इस जो है जुल्म का आगाज जो है वो इसराइल ने किया था। और इसराइल इसका एक्सपर्ट है जेनोसाइड का और लोगों को मारने का, और वो ये समझ के उसने किया था। दो चीजें थी, एक तो जैसे हम रजीम चेंज के बारे में बात कर चुके हैं और ज़रा शाहपहलवी के बेटे को भी आपने देखा, उन्होंने पंपर किया हुआ था और उन्होंने अपना थीसिस बेस किया था। दो मेन मकासद वो जाहिर कर रहे थे, एटमी हथियारों को तबाह करना और रजीम चेंज, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हाँ, तो वो जो चीज थी उसमें वो भी नाकाम हो गया। जो हमले उन्होंने किए, मुझे ये लगता है कि उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया था कि ईरान इतना इफेक्टिवली जो है वो जवाब देगा। वो समझते शायद ईरान जो है वो खुश हो गया है या दुनिया के प्रेशर में आ जाए। ईरान ने जो जवाब दिया तो उस जवाब के बाद ईरान इस वक्त एक एडवांटेजियस, एक मोरालिटी के तौर पे भी और लीगैलिटी के तौर पे भी और दुनियावी असूल के तौर पे भी एक एडवांटेजियस पोजीशन पे खड़ा हुआ। और रूस ने भी इस चीज को बड़ा क्लियरली कहा है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज की या किसी हुकूमत की तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। चाइनीज ने आपको पता, उन्होंने कहा दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। फिर उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी कि अगर कोई ज्यादा चीज चली तो हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और फिर रिपीटेडली ये भी आया रिपोर्टेडली कि वो चाइनीज नेवल एसेट्स थे जो वहां से निकल के और इस तरफ पर्शियन गल्फ की तरफ, साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इससे बेस करके अभी ये खबरें आ रही हैं। और जैसे अभी ट्रम्प का आप बयान सुन रहे होंगे, मैं अभी सोच रहा हूँ कि जी अभी मैंने फैसला नहीं किया, अभी महीना लगेगा, अभी 2 हफ्ते लगेंगे, जो भी है। इसका मतलब है कि वो भी इस वक्त तक आप, वैसे तो वो हर चीज में डामाडोल रहता है। वो ट्रम्प का वही वो है, ट्रम्प का हाल वही है जिसको हम पाकिस्तान में कहते थे कैंसिल माई लास्ट ट्रांसमिशन, तो वही है कैंसिल माई लास्ट ट्रांसमिशन वाला हाल है। अब वो क्या होता है, क्योंकि हम, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसके बयान के साथ साथ हम कंपैरेटिवली अमेरिकन आर्मी और पेंटागन, सेंटकॉम की एक्टिविटीज को देखें तो उसके अंदर बहुत बढ़ोतरी नजर आ रही है। और कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, कुछ कैरेज एयरक्राफ्ट हैं, उनका आपको पता है जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर था निमिट्स, वो भी वहां से साउथ चाइना सी से मूव करके आ गए। तो इस वक्त अमेरिकन ने दोनों ऑप्शन जो है वो ध्यान में रखी है। और ये याद रखिएगा कि जनरल करेला जो सेंटकॉम का कमांडर है वो सबसे बड़ा एडवोकेट है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका की तरफ। जी बिल्कुल ठीक है, जी ठीक है। वो ट्रम्प को सबसे ज्यादा एडवाइस करता रहा है कि जी आप चढ़ जाएं और ईरान पे हमला कर दें। तो अब ये जो पोजीशन है ये तो मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल और एक वॉर जो टेक्नोलॉजी होती है और जो आपकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती हैं
उसमें ये इस वक्त एक स्टैंड ऑफ पे खड़ी हुई है। जी, ठीक अभी है। इसकी डेवलपमेंट जो है उसको आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, जी, यानी ठीक कि है। सीज फायर हो भी सकता है, सीज फायर नहीं भी हो सकता। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है जो आपकी ट्रंप का एटीट्यूड कि दोनों सूरत हाल अभी दुनिया देख रही है कि इसका सीज फायर होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इस जंग में कूद सकता है? क्या अमेरिका को अपने ऐवानों से इजाजत मिल जाएगी या अमेरिका ये रिस्क लेने को तैयार नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, दो बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। इस चीज का क्रेडिट भी आपको फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को आपको देना पड़ेगा कि जी। जिस तरीके से उन्होंने ईरान के मामले पर ट्रंप का सॉफ्टवेयर, मैं कहना चाहता हूं कि अपडेट किया है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है ट्रंप की सोच में। और वो ट्रंप जो कनाडा से G7 की समिट को छोड़कर आए और सिचुएशन रूम में गए, जी, जी। और वो फौरी तौर पर लग गया रहा था कि अमेरिका अगले 24 घंटों में क़यामत बर्पा कर देगा। लेकिन जब आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू से हमने अंदाजा लगाया कि इनकी सोच बदल गई है अब ईरान के हवाले से। जो स्ट्रैटेजी ट्रंप ने अडॉप्ट की थी वो स्ट्रैटेजी एक फेलियर की स्ट्रैटेजी थी, और पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू था उसका पहला रिजल्ट ये आया है कि आपको डिप्लोमेटिक चैनल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जी, जी। आप मिसाइलों से, टैंकों से, तोपों से, एयर जेट्स के जरिए जंग को आप जीत नहीं सकते। और दूसरा जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो सिर्फ ट्रंप के रवैये में नहीं आई कि वो सोच रहे हैं कि 2 हफ्ते लेगा और 2 हफ्तों के बाद वो फैसला करेगा कि वो इस जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। सही। अभी आप देखिए कि नेतन्याहू की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है रजीम चेंज के हवाले से, उसने भी यू टर्न ले लिया है। सही। वो भी ये कह रहा है कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं है ईरान के अंदर रजीम को चेंज करने के हवाले से। सही। और अब वो कह रहे हैं कि ये फैसला ईरानी कौम ने बिल्कुल, करना आप है। सही कह रहे हैं कि इसराइल का उनकी कोई लेना देना नहीं है। ईरान इसकी के- वजह ये है जी, कि बिल्कुल आज लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर निकले हैं, सही। बगैर किसी खौफ से निकले हैं, आयतुल्लाह खamenei की हिमायत में निकले हैं, जी, बिल्कुल सही इसराइल कह की रहे हैं। मुखालफत में निकले जी, हैं। बिल्कुल ठीक और कह रहे वो हैं। जो इख्तलाफी आवाजें थी जी। वो एक जंग ने एक मरतबा फिर ईरान के अंदर एक इत्तेहाद पैदा कर दी है। जी, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप। आपको बिल्कुल ठीक अमेरिका है भी अब्दुर्रहमान, पछताता दिखाई दे रहा है आपका और दूसरी आपका तरफ पॉइंट ऑफ व्यू आपको, आ गया है। आपका इसराइल की जी, बिल्कुल सफाई ठीक है उसकी दिखाई दे रही है। अब्दुर्रहमान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है इसराइल को, जिसकी तवक्को कहीं भी नहीं की जा रही थी, तो अब ये इतने जबरदस्त जवाब के बाद जब इसराइल को शदीद नुकसान हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल की सोच में कोई तब्दीली वाकई होगी? देखिए, इसराइल की हम वक्त कोशिश डे 1 से यही है, बल्कि डे 2 से जब उसके ऊपर रिस्पॉन्स ईरान का गया था कि किसी न किसी तरीके से अमेरिकन को इसके अंदर ड्रैग कर ले। लेकिन अगर ट्रंप के लिए इसका तो खासी मुश्किल है, क्योंकि एक तो डीप स्टेट का उसके ऊपर प्रेशर भी था, उसके अपने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो हैं दोनों उसके खिलाफ थे। मजीद ये कि उसके ताल्लुकात जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो पेंटागन से हैं वो इतना कुछ ज्यादा है नहीं अच्छे। तो लिहाजा इस वक्त ट्रंप की भी खासी मुश्किलात है। मजीद ये कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने वहाँ पर जो हकीकत ऑन ग्राउंड है और स्ट्रेटेजिक कल्चर के वहाँ डिस्कशन हुई है उसने थोड़ा डिले फैक्टर डाल दिया। अब 2 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं कि उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल बहुत जल्द पूरी कोशिश में होगा कि किसी न किसी तरह से नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएं और डीएस्केलेशन की तरफ जाएं, क्योंकि आप देखें तो ओवरऑल प्ले बुक ये वही है जो मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर ट्राई की थी, उसको शायद समझ नहीं नेतन्याहू को, उसने भी ईरान को अंडर एस्टिमेट किया और मुंह की खाई है। तो लिहाजा 2 बड़ी ताकतें जो एक सूडो किस्म की एक सुपीरियरिटी जोन में थी, उनको मुंह पे एक मैं समझता हूँ कि तमाचा पड़ा है और अपनी अपनी जगहों पे वो अभी फिक्स होंगी। और मैं समझता हूँ कि चलो ये जंग तो हुई है, पाकिस्तान और इंडिया ने भी आपस में एक एस्केलेशन की तरफ गए थे और अब ये भी एस्केलेट जो हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अल्लाह करे कि ये दोबारा से डीएस्केलेट करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साउथ एशिया और जो मिडिल ईस्ट है जहाँ पे हमेशा अमन का एक फुकदान रहा करता था, अब वो गैप फिल होने जा रहा है और अमन आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, अगर ये ईरान इसराइल जंग तवालत पकड़ती है तो रूस और चाइना का इसमें क्या किरदार हो सकता है? सही, ये बड़ा नाजुक क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए कि अभी तक तो अगर बातों की हद तक आप देखते हैं तो उसमें तो रूस ने भी ईरान को सपोर्ट किया और चाइना ने भी ईरान को सपोर्ट किया। अब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट जो बढ़कर जो जंग का दायराकार बढ़ेगा वो बढ़ता है अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के साथ। सही। अमेरिकन जो एसेट्स हैं,
जो मिडल ईस्ट में हैं या जो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अलावा भी वो जो सी में डिप्लॉय, पर्शियन गल्फ में डिप्लॉयड है, इंडियन ओशन में डिप्लॉयड है, और वो अगर इस जंग में हिस्सा लेते हैं तो फिर तो एक कोई ऐसी कोलिशन बन सकती है जिसमें फिजिकल शायद ना भी हो, तो टेक्नोलॉजी और वेपनरी जो है उसकी सपोर्ट जो है वो एंटिसिपेट की जा सकती है। अभी रूस का कल जो रूस के पुतिन साहब का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि जी चाइना ने, ईरान ने अभी तक हमसे कोई सपोर्ट नहीं मांगी है। ईरान अभी तक जो है अपने बेसिस के ऊपर जंग को लड़ रहा है। तो उसमें जब अगर इसका दायरा कार बढ़ता है तो ये सिर्फ चीन और रूस की बात नहीं है, ये उन तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात है जिनके दरवाजे पे ये जंग दस्तक दे रही है। बिल्कुल, ये जंग गजा की जंग नहीं है। गजा में तो वो मार रहा है, इजराइल मार रहा है, आज तो 90 करीब फलस्तीनी शहीद किए हैं, और उसके ऊपर मुसलमान ममालिक जो है वो अपने मुंह के ऊपर मुंह सील करके और चुप होके और अपने अपने एयर कंडीशन कमरों में जुब्बे पहन के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बोल नहीं रहे। लेकिन इस वक्त स्टोरी मुख्तलिफ होगी, इस वक्त जंग उनके दरवाजे पे दस्तक देगी और फिर उनके भी जो महल हैं और जो उनके जुब्बे हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, वाकई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर इसका दायरा बढ़ सकता है। अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि मशरिक वस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल है, एक हफ्ता हो गया है ईरान इसराइल जंग को, तो क्या इसका दायरा बढ़ भी सकता है जैसे ब्रिगेडियर साहब ने इसका खदशा जाहिर किया है? जी बिल्कुल, जंग बढ़ सकती है और पाकिस्तान उसका पहला इफेक्टिव भी हो सकता है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फूंका है एक सरहद के ऊपर, और जिस तरीके से दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को फिर अपनी लपेट में लिया 9/11 के बाद, जिस तरह से अफगानिस्तान में सिचुएशन बिल्ड हुई, अगर ईरान की तरफ भी इस किस्म की जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता ईरान के अंदर ऐसी हुकूमत हो जो प्रो इजराइल हो, प्रो इंडिया हो, और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का एक ऐसा बॉर्डर, और बलोचिस्तान बड़ा क्रिटिकल है जो इसके साथ अटैच है। और अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो ईरान बड़े वाज़ेह तौर पर ये कह चुका है कि वो खित्ते में अमरीकी एहदाफ को टारगेट करेगा अगर अमरीका मैदान में उतरा। इसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते के अंदर अमरीकी एहदाफ हैं क्या? कतर के अंदर सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, बहरीन के अंदर है, इराक के अंदर है। तो ये एक तीसरी आलमी जंग की तरफ, जहां पर मुसलमान ममालिक भी दूसरी तरफ खड़े होंगे लकीर के, और ईरान जब उनको टारगेट करेगा तो एक बहुत बड़ी जंग के अंदर ये मशरिक़ वुस्ता तब्दील हो सकता है। और इसी वजह से अभी तक ईरान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, किसी भी अमरीकी अड्डे को अभी तक टारगेट नहीं किया। ईरान कर सकता था, लेकिन ईरान भी पूरा मौका दे रहा है अमेरिका को कि वो डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करे। लेकिन मुसलमान ममालिक को भी थोड़ी सी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है। अभी एक कलामिया सामने आया था इस मुसलमान ममालिक का जो ईरान की हिमायत कर रहे थे, इसराइल की मजम्मत कर रहे थे, लेकिन उनमें से भी आप ममालिक को देखिए तो वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुका कायम कर चुके हैं, इब्राहिम मुआहिदा कर चुके हैं। उनके अल्फाज सिर्फ मजम्मती अल्फाज हैं, जबकि इसराइल को प्रैक्टिकली यूरोप की हिमायत हासिल है, अमेरिका की हिमायत हासिल है। अभी हम एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अमरीका इस जंग में शमूलियत इख्तियार करेगा या नहीं करेगा। एक बराह रास्त शमूलियत है और एक इनडायरेक्ट शमूलियत है। इनडायरेक्ट अभी भी शामिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, दे रहा है वो अपने बहरी पेड़ों को मूव कर रहा है। जी बिल्कुल। तो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कहां से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। सही। लेकिन मसला ये है कि उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हो गई हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल दुनिया को ये पता नहीं था कि ईरान की तरफ से किस तरह की जवाब आ सकता है। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, आपकी बात बिल्कुल, अब्दुर्रहमान आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोकने के हवाले से जो कल तक 90% मिसाइल को रोक रहा था, तो दिन ब दिन इसराइल का जो डिफेंस है वो रेत की दीवार साबित हो रहा है। बिल्कुल। और अगर ये जंग बढ़ती है, और एक लास्ट पॉइंट में जरूर ऐड करना चाहता हूँ, जो इंटेलिजेंस के जराए हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जो ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई उसमें जो मदर ऑफ ऑल बम्स की बात की जाती है, बंकर बस्टर की, 30,000 पाउंड वजनी जो बम है, अगर वो चला भी दिया जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो ईरान के उस न्यूक्लियर स्पेसिफिक
आइटम को, प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकेंगे। जी बिल्कुल तो ठीक ये है अब्दुर्रहमान, चीज़ आपका बेकार और बेसूर आपका जा पॉइंट ऑफ सकती व्यू है। आ गया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल इसराइल इस वक्त जो है वो परेशानी के आलम में है और ईरान की तरफ से जो जवाब दिया गया है दुनिया इसके बारे में सोच नहीं रही थी, सोच के बिल्कुल बरक्स हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों मोहम्मद एजाजुल हक, ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, ब्रिगेडियर गजनफर अली और अब्दुर्रहमान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।